अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 71 स्टार्ट हो गया जी हमारा कैप 3 का। प्लीज़। अच्छा जी, कल वाला जो सवाल होमवर्क में था उसका सॉल्यूशन मेरे पास टाइप्ड हो चुका हुआ है, आ चुका हुआ है, लेकिन मैं हैंड आउट नहीं बना सका। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको हैंड आउट भेज दूंगा आज रात को इंशाल्लाह, जिसके अंदर पिछले दोनों सवाल जो सिर्फ दिखाए थे उनका सॉल्यूशन था। देख तो लिए थे ना आपने, डिस्कस भी हो गए थे। और एक ये वाला सवाल खान लिमिटेड, इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को आज रात को सेंड कर दूंगा ग्रुप्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात, आपको लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में स्टार्ट करा रहा हूँ, लेकिन इसके प्रॉपर नोट्स, फुल नोट्स विद थ्योरी अभी नहीं है। अभी सिर्फ इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। कोई क्वेश्चन भी अगर एक दो ऐड करने हुए तो ये ईदों बाद इंशाल्लाह आपको कंप्लीट होके मिल जाएगा। फिलहाल सिर्फ सवालों से गुजारा करेंगे हम, ठीक है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो नोट्स पूरे कर सकता। तो ये जो क्वेश्चन मुझे नज़र आए, जितने नज़र आए वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। कोई 10-11 सवाल हैं, छोटा सा एक चैप्टर है। स्टपनी रखी हुई थी मैंने, तो चलें ये आज और कल के दिन में काम आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग फॉर लेबर हमने सीखना है यहाँ पर। जैसे अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स हमने सीखा था, हाँ जी, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे थे, ऐसे ही ये अकाउंटिंग फॉर लेबर। अच्छा जी, इसके अंदर ना जी 3 एरियाज़ हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसमें लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशंस आ जाती हैं। लेबर कॉस्ट की कंप्यूटेशंस बहुत कम टेस्ट होता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर रिगार्डिंग लेबर, कि जी लेबर है हमारे पास, उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उनको बोनस या को फलां इंसेंटिव इस तरह का काम करें, तो आप बताएं कि ये करें या ना करें, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग लेबर की, वो भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑफ लेबर। बातें ना करना, आप मार खाओगे। ये जो बातें कर रहे हैं ना, इसको उड़ा दो। और तीसरी चीज़ जनाब इस चैप्टर के अंदर है लर्निंग कर्व, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट भी लर्निंग कर्व ही है, ठीक है जी। तो ये एरियाज़ हैं जिनमें हमने खेलना कूदना है, ठीक है जी। लेबर कॉस्ट कंप्यूटेशन आज की क्लास में और होपफुली शाम वाली क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगी। और कल इंशाल्लाह डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग लेबर वो मैं आपको करवा दूंगा जितना हो सका। कोई एक दो सवाल जो रह गए वो इंशाल्लाह ईदी होगी आपकी, तो आप ईद पे उनके साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एंजॉय करेंगे। मैं उसके सोल्यूशंस, अगर मुझे ईद पे मौका मिल गया तो ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन वो मैं सोल्यूशन ग्रुप में भेज दूँगा। तो अगर कोई बच्चा करने वाला होगा करके उनको देख भी सकेगा, तो ईद के बाद फिर इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे। वैसे लास्ट टाइम भी और वैसे जब पढ़ते थे तब भी, अगर ये लर्निंग कर्व निकाल दें तो ये तकरीबन 3 दिन का ही, 2 से 3 दिन का ही काम है। पर मैंने फिर भी इसके लिए 4 दिन जो वो मुख्तस किए हुए हैं, तो 3 से 4 दिन इस पे लगते हैं। तो 3 दिन को कवर कर लूँगा मैं आज 2 क्लासेस करके और एक कर, इसीलिए आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी है ताकि ये बीच में लटक ना जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेस्टिंग बहरहाल इसमें से भी होती है। पर तकरीबन ये आप तक पहुंच जाए ईद से पहले, ताकि ईद पे जो पढ़ना चाह रहे हैं ईद के 1-2 दिन के अलावा उनके पास यहाँ पर मौजूद हो लेबर कॉस्टिंग भी। दूसरी बात, टर्म टेस्ट आप लोगों का शिफ्ट कर दिया मैंने ईद के बाद, क्योंकि आपके सामने हालात हैं, क्लास दूसरी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा, जो कि आप समझते हैं ज़रूरी है। टेस्ट को तो आप ज़रूरी भी नहीं समझते। तो ये खाना पूरी मैं नहीं करना चाह रहा था कि अब अगर 15-20 बच्चे टेस्ट दें तो फिर वो टर्म टेस्ट का जो है ना वो स्पिरिट नहीं रहता। ऑलमोस्ट 70% सिलेबस, ये लेबर कॉस्टिंग भी हो गया तो ऑलमोस्ट 70% सिलेबस जो है वो हमारा कवर्ड है। तो अगर इसका टर्म टेस्ट बंदे के बच्चों की तरह दे दें आप, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बहुत हाई हो जाते हैं। उसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं वो सारे टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया और प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, इनमें से तो सवाल आते हैं 2 पक्के, ठीक है। आप तकरीबन
कम अज़ कम भी 20 नंबर का पर्चा तो इनमें से आता है। और तीसरा CVP एनालिसिस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसमें से भी सवाल आने के चांसेस बहुत होते हैं। तो यानी कि आप ईद के बाद आएंगे तो आपके पास तकरीबन 1 महीना 10 दिन होंगे, उसमें मर के ही ये 3 टॉपिक्स होते हैं। ये तीनों बड़े टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट हर टॉपिक मेरा 10 से 12 दिन लिया करता है, ये मेरे प्लान के मुताबिक। बाकी कहीं पे आप पता ही है फंस जाएँ तो वो 1-1 2-2 दिन ऊपर होते ही रहते हैं। तो 10 से 12 दिन का हर एक जो है वो टॉपिक है, तो उस 3 को फोकस कर सकें, वो भी पक्के पर्चे में आने वाली चीज़ें हैं। तो उससे पहले बेहतर नहीं है कि अल्लाह ने ईद पे मौका दे दिया, 2 दिन एंजॉय करें, 3 दिन पढ़ें। लेकिन टर्म टेस्ट जो है उसमें लेबर कॉस्टिंग भी अब शामिल होगा। और टर्म टेस्ट में आपने जितने क्वेश्चन जैसे मैंने करवाए थे, वो क्वेश्चन मुझे ज़रा आज या कल में किसी वक्त याद करना, जैसे ही मौका मिले, ठीक है। वो मैं दोबारा तस्वीर दिखा दूँगा, तो लेटेस्ट लेक्चर में वो पिक्चर लेकर आप लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको सही करके दोबारा से भेजूँ, नहीं मिल सकता, ठीक है। बहरहाल आप लोगों ने अकाउंटिंग फॉर लेबर को भी अब टर्म टेस्ट के अंदर तैयार रखना है। टर्म टेस्ट किस दिन होगा ये मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ये सैटरडे को तो नहीं करूँगा, संडे को मैं भी करूँ, क्योंकि फिर आगे तो जी बेटा सैटरडे संडे क्लासेस हैं ना, तो संडे इसलिए रखूँगा कि आगे तो फिर नॉर्मल वीक हर एक दिन हर एक का टेस्ट होता है, तो फिर कौन कौन से मसले बंदा हल करे। तो इंशाल्लाह देखेंगे, मैं इंशाल्लाह मैसेज कर दूंगा आपको। बहरहाल आप प्रिपेयर होके आइएगा, टिका के तैयारी करके, ठीक है। फ्राइडे वाला भी एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वो बहुत लेट ना हो जाए, तो बहरहाल मैं इस पर सोचूंगा। अब बहुत हो गई बातें। अकाउंटिंग फॉर लेबर शुरू किया था हमने। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, उसकी बात हम करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। बाकी एडमिन और सेलिंग तो ट्रेडिंग में भी हैं। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, इसमें एडमिन सेलिंग वैसे आ जाएंगे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चूँकि है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है ना, फैक्ट्री के मामला भी। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के आपको डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है जी। आपका सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट। एडमिन डिपार्टमेंट में एडमिन डिपार्टमेंट मुश्तमिल होता है एडमिन स्टाफ पर। एडमिन मैनेजर हो गया आपके, अकाउंट्स वाले हो गए आपके, ठीक है। तो एडमिन या ऑफिस स्टाफ यहाँ पर होगा आपके, एडमिन या ऑफिस स्टाफ, ऑफिस स्टाफ जो ऑफिस के अंदर लोग होते हैं आपके पास, ठीक है। इस एडमिन या ऑफिस स्टाफ को जो है वो हम इसको ऐसे लिख लें, इस एडमिन या ऑफिस स्टाफ को आप नॉर्मली सैलरीज जो देते हैं वो मंथली सैलरीज होती हैं, यानी फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड सैलरीज दी जाती हैं इनको। अच्छा, एक बात थोड़ी सी हमने की थी रेलेवेंट कॉस्टिंग में, मैं ज़रा उसको भी लेकर ही चल रहा हूँ। असल में लेबर कॉस्टिंग ये नहीं है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। लेबर कॉस्टिंग जो है वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक से ही आपको छेड़ता आ रहा हूँ मैं। डिसीजन मेकिंग में वो लर्निंग करके होती वो वहाँ पे पढ़ा दिया। तो एक थोड़ी सी बात मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग में की थी कि लेबर को हम वेजेस देते हैं 3 तरह से, फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरीज, यानी फिक्स्ड सैलरीज देते हैं उनको, या उनको पीस रेट सिस्टम के तहत सैलरीज देते हैं, या टाइम रेट सिस्टम होता है। तो मंथली सैलरी की तो कोई ख़ास बात होती नहीं है, ठीक है। बात हम करेंगे इस टॉपिक के अंदर पीस वर्क या पीस रेट सैलरीज पे और ऑर्ली पे, ठीक है। ये तो यहाँ पर हमने इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग देखी थी ना। अब ये निकलती कैसे है डिसीजन मेकिंग में, आपने देखा था बड़ा सिंपल तरीके से चीज़ें निकल आती थी कि जी पर यूनिट इतने रुपए लगेंगे, तो जितने यूनिट बनाए उतनी कॉस्ट रेलेवेंट। ये तो यहाँ पर ऐसी बात थी ना, पर आर इतनी कॉस्ट लगेगी, यहाँ से हम कॉस्ट निकाल रहे होते थे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बोनस है, ओवर टाइम है, ये कुछ जो है वो उनको मोटिवेट करने के लिए सिस्टम्स बनाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये अब लेबर के चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बात इसी के अंदर ही घूमेगी कि 3 तरह से हम अपनी लेबर को पे करते हैं। फिक्स्ड मंथली या फिक्स्ड सैलरीज देते हैं, या पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे होते हैं, या पर आर के हिसाब से पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एडमिन डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर एडमिन या ऑफिस स्टाफ जिसको कहते हैं कि जी होता है, उनको हम नॉर्मली फिक्स्ड मंथली सैलरीज दे रहे होते हैं, ठीक है।
फिक्स्ड मंथली सैलरी। ठीक है जी। उसके बाद होते हैं जनाब हमारे पास सेल या मार्केटिंग वाले, प्रोडक्शन को एंड पे करते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई उधर होनी है और ज़्यादा मामला भी वहीं पे हमारा चल रहा होता है। ठीक है, तो सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया। तो सेल्स या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी हम, इसमें कौन होता है जी, इसमें कौन होता है? सेल्स स्टाफ, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं जी। तो सेल्स का स्टाफ उसमें होता है। आज हमारा मैच है ना यूएसए के साथ, आज है ना हमारा मैच यूएसए के साथ। आयरलैंड का नहीं, हमारा ही है। हर वो टीम हमारी टीम है जिसकी वजह से हम आगे जा सकते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ तो परसों हमारा ही मैच था यूएसए के साथ। चुप कर जाओ अब। सेल्स स्टाफ को नॉर्मली हम फिक्स्ड मंथली सैलरी ही देते हैं। इनको भी हम क्या करते हैं जी, फिक्स्ड मंथली सैलरीज। लेकिन कभी कभी, हाँ जी कमीशन, कभी कभी कमीशन बोनस वगैरह भी हम इनको ऐड ऑन कर देते हैं, कमीशन या बोनस। ठीक है ना, मंथली सैलरी पर है जी हमारा सेल्स मैनेजर, मंथली सैलरी पर है, लेकिन साथ ही हमने उसको थोड़ा सा कमीशन या बोनस भी रखा हुआ है, ओनली टू मोटिवेट हिम। ठीक है ना, तो नॉर्मली हम इनको भी क्या करते हैं, फिक्स्ड मंथली सैलरी देते हैं, लेकिन कभी कभार साथ में कमीशन या बोनस भी हम जोड़ देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तीसरा फंक्शन जो होता है और तीसरी किस्म के जो लेबर होते हैं, ठीक है, तीसरा फंक्शन जो होता है वो प्रोडक्शन का फंक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री बेसिकली जहां पर हमारी चल रही है, जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको हम फैक्ट्री कहेंगे, फैक्ट्री दिमाग में आ जाए आपके। ठीक है, तो इसमें कौन से वर्कर्स होंगे? इसमें वो वर्कर्स होंगे जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, इनको प्रोडक्शन वर्कर्स कहते हैं। प्रोडक्शन वर्कर्स जहां पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वर्कर्स। ये जो वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स को हम दो तरह से सैलरीज देंगे। ठीक है, नॉर्मली दो तरह से। देखो मैंने आपको कहा 3 तरह की सैलरीज हम देते हैं, फिक्स मंथली सैलरीज, तो अभी थोड़े पहले पढ़ाया, यूनिट बेस, पीस बेस और आवर्स बेस। अब फिक्स्ड मंथली नॉर्मली इनको देते हैं, लेकिन इनको फिक्स्ड मंथली सैलरीज नहीं दी जाती। प्रोडक्शन लेबर जो होती है, सर को जगह दें यार, प्रोडक्शन लेबर जो होती है उसको हम या पीस रेट सिस्टम के तहत पे कर रहे होते हैं, कितने यूनिट बना रहे हो, जितने बनाओगे उतने पैसे ले जाओ, या आवर्स की बेस पे कर रहे होते हैं, कितने घंटे काम कर रहे हो, जितने घंटे काम करोगे उतने पैसे ले जाना। ठीक है, तो प्रोडक्शन वर्कर्स को हम नॉर्मली यूनिट बेस या, ये काम ना करें यार, चलो हो जाएगा, एक तस्वीर यहाँ पे अगर आए ये बेहतर रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्शन वर्कर्स को जो है वो हम दो तरह से सैलरी नॉर्मली दिया करते हैं, या उनको हम पे करेंगे यूनिट बेस्ड पेज, यूनिट बेस्ड जिसको मैंने क्या नाम दिया था, पीस रेट। पीस मतलब यूनिट, ठीक है, पीस वेजेस इसको कहते हैं, पीस रेट या यूनिट बेस्ड। पीस रेट सिस्टम क्या है? पीस रेट सिस्टम सिंपल, भाई इतने यूनिट्स बनाओ तो इतने पैसे। अच्छा पहले सादा रखते हैं, पर यूनिट पे करते हैं। भाई 1 यूनिट बनाओगे तो 100 रुपये पे करेंगे, तुम 1 मार्कर बनाओ तुम्हें 10 रुपये हम देंगे, 2 मार्कर बना लेगा तो 20 उसके, 100 बना लेगा तो 1000 उसका। ठीक है ना, जितने यूनिट्स में आता जाएगा उतने पैसे। अब यूनिट बेस्ड के अंदर सबसे पहले तो यही वाला जो मैंने बोला, सिंपल या स्ट्रेट। थोड़ा सा और नीचे लें ताकि इसको यहाँ पे हम फैला लें। पिक्चर बनानी है ना आपने, पिक्चर बन जाएगी, बस ज़्यादा नोट करने पे बहुत ज़्यादा भी टेंशन ना लिया करें। आपको पता ही है मेरा अपना फोकस इसी पे चल रहा होता है कि आपको पिक्चर जो है ज़रा बेहतर सी मिल जाए। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा जी, सिंपल या स्ट्रेट, सिंपल या स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। यही जो अभी मैंने बोला था आपको, भाई जो बातें हमें पता होती हैं असल में बस बताई जा रही हैं कि उनका नाम शाम ये है, पता होती हैं हमें,
ये बातें तो हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको पर यूनिट वो पे कर रहे हैं तो आप 1 यूनिट बनाओगे तो एक यूनिट में एक पैसे मिलेंगे, 2 बनाओगे तो 2 के पैसे मिलेंगे। तो मुझे बताओ, अगर आपने वेजेस कॉस्ट निकालनी है, सिंपल पीस रेट सिस्टम है, तो क्या फॉर्मूला होगा? आपको पता है फॉर्मूला? बस आपको पता है कि आपको ये पता नहीं है कि आपको पता है, बस नंबर ऑफ यूनिट्स जो बनेंगे इनटू जो रेट पर यूनिट तय है आपके साथ। सिंपल वेज कॉस्ट कैसे निकलेगी? जो वेज रेट तय है पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये आपको पता नहीं था कि आपको पता है, सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। तो सिंपल या स्ट्रेट पीस रेट के अंदर आपकी लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगी, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता जाता हूँ, ठीक है। लेबर कॉस्ट निकलेगी जी आपकी वेज रेट पर यूनिट, ठीक है जी, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई जितने यूनिट्स बना लेगा उतने पैसे दे देंगे। सिंपल पीस रेट सिस्टम। कोई मसला इसमें? तो बोलो। अच्छा, अगली बात, कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार देखो, काम कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। अगर कभी काम कम हुआ तो उसका किचन भी तो चलाना है, इसको रोक के भी तो रखना है। मिसाल के तौर पे हमारी स्किल्ड लेबर है, तो हम ये कहते हैं कि यार ये हमारे पास ही रुका रहे। तो अगर हमने इसको पर यूनिट के हिसाब से पे करना है, भाई हैंड आउट इतना टेंशन ना लें, बस ध्यान इधर रखें, ठीक है ना। हैंड आउट तो अभी शुरू भी नहीं हो, पता नहीं कब शुरू होगा। तो मैंने कहा यार इस ऑर्डर कम आ रहे हैं, सीजनल डिमांड है हमारी, कोई मसला है, प्रोडक्शन कम हो रही है, काम कम हुआ है, तो जब हमने उसको पर यूनिट के हिसाब से पे करना है तो उसने यूनिट, मिसाल के तौर पे उसका घर का डेली खर्चा मिसाल के तौर पे जो है वो 500 रुपये, ठीक है। हमने उसको कहा हुआ है कि हर यूनिट के तुम्हें हम 100 रुपये देंगे, और आजकल जो डिमांड का हिसाब चल रहा है उसने सिर्फ 2 यूनिट बनाए हैं आज। अब आज वो घर 200 लेके जाएगा तो कल वो कोई और काम देख लेगा। तो हम पीस रेट सिस्टम में कुछ मिनिमम गारंटीड वेज का भी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। मिनिमम गारंटीड वेज तो पीस रेट सिस्टम ही है, ठीक है, लेकिन विद कितनी आग लगी हुई किसी ਨੂੰ पीस रेट सिस्टम है जी, लेकिन विद पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस, विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। इसमें क्या होता है जी? अच्छा, ये नहीं है, इसमें एक सिस्टम किस तरह से होता है? सिस्टम यूँ बनेगा, इसमें हम कहेंगे अच्छा यार देख भाई, तेरा रोज़ का खर्चा है घर का 500 रुपये, ठीक है, तो 500 रुपये तो हम तुझे पक्का देंगे। अब जब पीरियड एंड होगा, डे एंड है या मंथ एंड है, जिस वक्त भी ज़रूरी, अच्छा ये डेली वेजेस होते हैं नॉर्मली, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम इनको पर यूनिट पे करें लेकिन महीने के आखिर में हिसाब करके दे रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। खैर चलो, मैं कहता हूँ दिहाड़ी, हर दिहाड़ी पे इसका हिसाब लगाना है, तो हम हर रोज़ के एंड पे इस भाई की वेजेस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 2 वेजेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक तो होगी ना कैलकुलेटेड, एक कितनी है 500 रुपये, एक तरफ हम रखेंगे 500 रुपये, एक तराजू के पल्ले में रखेंगे 500 रुपये, और दूसरे पल्ले में रखेंगे जितने इसने यूनिट्स बनाए उसको मल्टीप्लाई करके पर यूनिट के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पे आज इसने बनाए 10 यूनिट्स और हमने इसको हर यूनिट के देने थे 100 रुपये, तो कितने बन गए इसके? यार कुछ स्मेल सी आ रही है, मसला तो नहीं है? चेक करा लें उनको, ज़रा पॉज करें। अच्छा जी, माजरत, हम ये बात कर रहे थे कि हम तराजू के एक पल्ला तराजू लेंगे, उसके एक पल्ले में तो 500 रुपये रख देंगे, ठीक है। पॉज करें ज़रा दोबारा। जी बेटा, बस आप वैसे चेक कर लें, कोई मसला तो ना हो। अच्छा जी, तो मैं हमारा तराजू से ऐड से करो यार। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि हम 500 रुपया एक पल्ले में रख के दूसरे पल्ले के अंदर जो एक्चुअल इसने काम किया उसके हिसाब से इसकी सैलरी निकालेंगे। अब इसने 10 यूनिट बनाए तो 100 रुपये के हिसाब से इससे कितने बन गए? 10,000। तो हम तराजू के दूसरे पल्ले में रखेंगे 10,000, एक तरफ 10,000, नहीं 10,000 ज़्यादा होगा, 1000 बनता है, ओके, एक तरफ 1000 दिहाड़ी और एक तरफ 500, तो क्या ज़्यादा है? तो फिर इसको 1000 देंगे। अगला दिन आया, हमने फिर यही काम किया, एक तरफ 500 दूसरी तरफ कैलकुलेट किया, इसने 7 यूनिट्स बनाए थे, तो कितने पैसे दिए इसको? 700 बने। हमने कहा चलो 500 नहीं, तुम ये ले जाओ 700। तीसरे दिन आया, इसने सिर्फ 3 यूनिट्स बनाए। अब 3 यूनिट्स के हिसाब से 300 बनते थे, हमने इसको कहना है यार 500 तुम्हारा हमने मिनिमम रखा हुआ था, ये तुम घर ले जाओ। इसको कहते हैं
मिनिमम, जी बिल्कुल, मैं वो फॉर्मूला में लिखने लगा, फॉर्मूला में बाद में लिखता हूँ, ठीक है ना, पहले समझ तो लो, ठीक है, कि मिनिमम वेज के साथ पीस रेट सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। हम दो सैलरीज, यानी कि हम हायर ऑफ पे करते हैं, हायर ऑफ, जब भी काम खत्म कर लेगा ये, तो हम पे करेंगे इसको हायर ऑफ मिनिमम वेज या एक्चुअल वेज, जो है वो इसको इसकी बनती है, यानी वेज कॉस्ट। वो जब ये वेज कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं, ये लगाएंगे, और दूसरी तरफ मिनिमम जो डिसाइड किया वो रखेंगे, इनमें से जो हायर होगा वो इसको पे कर देंगे। इसको कहते हैं पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेज। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, पे करेंगे इसको। वेजेस कॉस्ट क्या होगी, हायर ऑफ वेज कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट विल बी हायर ऑफ नंबर वन वेजेस कॉस्ट using actual units produced, ना, using actual units produced, और इधर फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, ज़रा उसकी जगह भी लिख लेते हैं, और मिनिमम गारंटीड वेजेस, मिनिमम गारंटीड वेज कॉस्ट। अब जानबूझ के शहरियार के करीब क्यों आ रहे हैं आप लोग जी? तो पीस रेट सिस्टम अगर विद, बस 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 बात भी होश हो जाएंगे इसमें। अगर पीस रेट सिस्टम जो है, पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस, क्या होगा, वेजेस कॉस्ट होंगी हायर ऑफ वेज कॉस्ट यूजिंग एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस और मिनिमम गारंटीड वेज कॉस्ट, इनमें से जो हायर होगा वो पे करेंगे। अच्छा, वेज कॉस्ट यूजिंग एक्चुअल यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा यार? क्यों ना इन फॉर्मूलाज को हम ब्लू कर दें, क्या ख्याल है? ऐसे, ये फॉर्मूला हो गया, यही ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पर बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेबर कॉस्ट का, वेजेस कॉस्ट लिख दूँ, वेजेस कॉस्ट, यहाँ भी वेजेस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट यानी वेजेस कॉस्ट, एक जैसा हो जाए ना, वेजेस की कॉस्ट जी, नहीं वेजेस कॉस्ट, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा चेंज तो लगे ना, कुछ नया कर रहे हैं। तो वेजेस कॉस्ट कैसे निकलेंगी जी? सेम वही फॉर्मूला, वेज रेट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। या मिनिमम तो फिर हमने वैसे तय किया होता है, ठीक है। हाँ जी, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, अब एक और भी मामला हम करते हैं कभी कभार, हम ये कहते हैं कि यार ये जो है ना, एक ही सफ में महमूद और याज जो खड़े कर देते हैं हम, मुनासिब नहीं। जो बंदा मेहनती है, ज़्यादा काम करता है, दिल जमई से काम करता है, जुम्मे हफ्ते को भी आता है, हाँ जी, और जो बंदा घरों को पहले चला जाता है, तो इनको बराबर तो नहीं ना होना चाहिए, ठीक है। तो आईकैप भी ये चीज़ देखता है, पेपर के अंदर भी नज़र आती है, रिजल्ट में भी नज़र आ रही होती है। तो हमने भी कुछ ऐसा मामला यहाँ पे करना होता है ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें। तो हम एक कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। क्या कहते हैं जी? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है? हम यूँ कहेंगे, मिनिमम के साथ ही होता है ये भी। हम कहेंगे यार 500 तो हो गया ना भाई, आपका 500 मिनिमम है, ठीक है, दिहाड़ी आपकी 500 मिनिमम है। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे हर रोज़ 10 यूनिट्स बनाएंगे, 10 यूनिट्स तक बनाएंगे तो आपको 100 रुपये पर यूनिट देंगे हम। और अगर आप 10 से ऊपर जाते हैं और 15 तक बनाते हैं तो आपको 120 रुपये पर यूनिट देंगे सबका। और अगर आप किसी एक दिन में 20 यूनिट तक बना देते हैं तो आप 15 से ऊपर जैसे ही जाएंगे आपको हर यूनिट का हम 150 देंगे। क्यों यार? उसी गिवन टाइम में इस बंदे ने ज़्यादा यूनिट्स बना दी, ज़्यादा काम कर लिए, ठीक है। तो एफिशिएंट है, क्या है ये? एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम वेजेस को डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होता है, लेकिन इसको डिफरेंशियल का समझ आया? तो कोई फ़र्क नहीं है इसके अंदर, बहरहाल नाम शाम में फ़र्क है ज़रा। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, लेकिन विद डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है जी, पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेजेस। ठीक है जी। अब कोई फ़र्क नहीं है भाई इसमें भी,
वही उसी तरह से नीचे वाला फॉर्मूला है, देखो मैं कॉपी पेस्ट भी करने लगा हूँ, देखो डब्ल्यू उधर रह गया। वेजेस कॉस्ट विल बी, देखना ज़रा, मैं आप ज़रा गौर से इधर देख लें, ये नहीं कि लिखने में टाइम बचा रहा हूँ, सिर्फ आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ, ठीक है, बल्कि वेजेस कॉस्ट विल बी, यहाँ से ऊपर सिर्फ नाम बदला है, तो फिर फ़र्क क्या पड़ेगा। मैं तो सारा मैं तो सारे का सारा फॉर्मूला उठा के इधर ये ला रहा हूँ। नहीं, ज़्यादा कम की तो बात होगी बाद में जी। तो अब जो आपको वेज रेट नहीं नज़र आ रहा, वेज रेट, ये जो वेज रेट पर यूनिट है, ये वेज रेट पर यूनिट पहले वाले में भी फ्लैट होता है, दूसरे वाले में भी फ्लैट होता है, लेकिन तीसरे वाले में ये फ्लैट नहीं रहता। यानी डिफरेंशियल रेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, हम रेट, वेज रेट जो पर यूनिट है ना, हम उसको फ्लैट नहीं छोड़ते, हम उसको वेरिएबल कर देते हैं। यानी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम विद मिनिमम गारंटीड वेज में क्या होगा, वेजेस कॉस्ट तो वही होंगी, हायर ऑफ वेज कॉस्ट यूजिंग एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और मिनिमम गारंटीड वेज कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर जो वेजेस कॉस्ट पर यूनिट यूज हुआ था वो फ्लैट रेट था, यहाँ पर भी ये वाला फ्लैट रेट है, लेकिन यहाँ पर ये वेज रेट क्या हो जाता है, डिफरेंट, ये फ्लैट नहीं रहता, डिफरेंट लेवल्स के लिए डिफरेंट वेज रेट। क्या लगता है तस्वीर में नज़र आएगा ये सारा कुछ? नहीं ना, मुश्किल हो जाएगा ना, फिर मैं क्या करूँ, इस तरह कर लूँगा, फिर इस तरह कर लेंगे, ठीक है। भाई ये मिक्स तो नहीं ना हो रहा, ऊपर वाला अलग है, ये अलग है, ठीक हो गया जी। चलें, ये तो हो गया जी हमारा पीस रेट सिस्टम। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 हम कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल है दूसरे वाला भी साथ ही ज़रा मैं एक दफ़ा करा दूं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस 1 बाय 1 दोनों की कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम है जी, प्रोडक्शन वर्कर्स को जो हमने पे किया, ये किस सिस्टम के तहत पे किया है, यूनिट बेस्ड यानी पीस रेट सिस्टम के तहत। तो ये 3 तरह के सिस्टम इसके अंदर होंगे, सिंपल या स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, उसके बाद गारंटीड वेज के साथ पीस रेट सिस्टम, और गारंटीड वेज के साथ पीस रेट तो है लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। बस यही 3 सिस्टम्स हैं, चौथा तो कोई नहीं है। को वैसे कोई इनमें से चौथा जो है वो क्या कहते हैं, उसको इंजीनियर करके निकाल लिया जाए तो अलग बात है, ठीक है। अच्छा जी, नहीं तो अगर वो चाहे हमने डिफरेंशियल रेट भी रखा हुआ है, तो अगर वो 4 यूनिट्स बनाए तो क्या करें फिर? नहीं बेटा, ये हमने सारी लेबर के रखा होता है, इसमें जो काम का होगा वो इधर जब फ़ायदा उठा जाएगा, जो इतना नकम्मा होगा वो बराबर सराबर लेके घर जाता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा जी, अब प्रोडक्शन लेबर को हम या तो यूनिट्स की बेस के ऊपर पे कर रहे होते हैं या फिर आवर्स की बेस पे। तो दूसरा सिस्टम जो होता है वो आर्ली वेज रेट सिस्टम है, आर्ली बेस्ड वेज रेट सिस्टम या टाइम बेस्ड वेज रेट सिस्टम, जो मर्जी कह लें। तो दूसरा सिस्टम है यहाँ तक तो आ सकता हूँ मैं, ठीक है जी। दूसरा सिस्टम हमारे पास कौन सा है जी, आर्ली या टाइम बेस्ड, आर्ली बेस्ड वेजेस सिस्टम। बस ये थोड़ी सी बातें हैं, बस गपशप ही है, वैसे एंजॉय कर रहे हो, कोई मसला तो नहीं है, बोर काम तो नहीं कर रहे हम, वैसे ही नई चीज़ देख रहे हैं ज़रा। टाइम बेस्ड वेज सिस्टम भी इसको कहते हैं। ऐसा टॉपिक है ना कि यहाँ पे हो सकता है, ये वैसे लास्ट टाइम मैंने करवाया था कोई 106वें 7वें लेक्चर में जाके, यानी वहाँ तक ना करें तब भी काम चलता है, क्योंकि ज़रूरत के मुताबिक जो लेबर बेसिक में यूज़ कर रहे थे वो ऐसी यूज़ होती रहती है, या लेबर कॉस्टिंग वाला काम था वैसे कर लिया था, तो ये कहीं पर भी फिट हो सकता है। पर इम्पॉर्टेंट है, पूछने लग गया पता नहीं क्यों अब, ठीक है। तो बहरहाल आर्ली बेस्ड वेज रेट सिस्टम जो है
इसके अंदर हमारी एक होती है बेसिक पे, ठीक है जी, और उसके साथ हम उनको एक्स्ट्रा काम करें तो ओवर टाइम पे करते हैं और मोटिवेट करने के लिए बोनसेस भी पे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद बेसिक पे आपने देखनी है। बेसिक पे थोड़ा सा भाई आप इधर ही हो जी। बेसिक पे हमने वही वाली बात, इनको अपने पास रखना है। बेसिक पे एक हमने देनी होती है, ठीक है जी। वो बेसिक पे जो है वो सिंपल कैसे कैलकुलेट होगी, मैं अगर कहूँ जी वेजेस कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो वेजेस कॉस्ट निकलती है, अगर सिर्फ बेसिक पे दे रहे हैं हम तो वेजेस कॉस्ट निकलेगी, बताएं जी आप बताएं। वेज रेट, वेज रेट, वेज रेट पर आवर, बाकी फार्मूला सेम है, वेज रेट पर आवर, लेकिन आगे यूनिट्स की बजाय, मतलब ये बेसिक्स में पढ़ के आए थे, पर यूनिट पे कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट, और अगर पर आवर पे कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आवर्स इनटू पर आवर। सिंपल, मुश्किल नहीं है ये, बस आपको पता है, ये पता नहीं है कि ये आपको पता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सब आपको पता है। ओके जी। तो वेजेस कॉस्ट, बाकी कुछ चीज़ें नहीं भी पता वो इंशाल्लाह बताऊंगा इसी साथ से, नई चीज़ें बताऊंगा। तो वेज रेट, वेज रेट कौन सा जी, पर आवर, वेज रेट पर आवर इनटू नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, बल्कि यूँ लिख दें टोटल एक्चुअल आवर्स। थोड़ा सा मैं चीज़ों को या शायद उस वक्त पढ़ाऊँ तो थोड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ कर जाऊँ, लेकिन अभी मुझे एहतियात करनी पड़ेगी, इसलिए कोई थोड़ी बहुत बात समझानी पड़े समझा दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल एक्चुअल आवर्स जो हैं जो आपने वर्क किए उसको आपके वेज रेट पर आवर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपकी वेजेस की कॉस्ट आ जाएगी। बेसिक पे तो निकल आती है ऐसे। अब अगर आपने ओवर टाइम पे करना है तो ओवर टाइम के लिए भाई देखें, ओवर टाइम ना नॉर्मली आपके नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होता है। आमिर भाई तशरीफ़ लाए हैं, आपको पता है, क्लास स्टैंड अप कराऊँ आमिर भाई? अच्छा, ओवर टाइम जो होता है ना जी, ओवर टाइम, इसमें आपका जो एम्प्लॉई होता है, आपका जो वर्कर होता है, वो कुर्बानी करके आपका काम कर रहा होता है। ओवर टाइम का मतलब ही क्या है, मिसाल के तौर पे वो 9 to 5 जॉब कर रहा था, आपने उसको कहा यार एक ऑर्डर आया हुआ है तो आप ना 9 to 9 काम कर लें, आप 3 घंटे 4 घंटे ऊपर काम करें, हम आपको इसका ओवर टाइम पे करेंगे। अब उसने अपने आराम को, अपनी रूटीन को, फैमिली को, सारी चीज़ों को जो सेक्रीफाइस किया, तो उसको उस 4 घंटे का अगर हम नॉर्मली उसको 100 रुपये फ़ी घंटा पे करते हैं, 100 रुपये फ़ी घंटा, 100 रुपये पर आवर हम उसको अगर पे करते हैं, तो उस 4 घंटे के 100 रुपये पे वो राज़ी नहीं होगा, उसको हमें कुछ ज़्यादा, मिसाल के तौर पे 150 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी नॉर्मल जो 8 घंटे उसने काम करना है वो 100 रुपये के हिसाब से करेगा, लेकिन ये जो ऊपर वाले 4 घंटे उसने हमें दिए हैं इसका वो प्रीमियम लेगा और 1 घंटे का 100 की बजाय 150 लेगा। तो मुझे बताओ, ओवर टाइम, सिर्फ ओवर टाइम की बात कर रहा हूं, देखो बात क्या हो रही है, 12 घंटे वो काम करने लगा है। अब दो तरीके हैं इसके अंदर, मैं यूं कहूं कि 12 आवर्स का तो हमने 100 रुपया देना था बेसिक, और 4 आवर्स का हमने 50 रुपया देना है प्रीमियम। बताओ ज़रा क्या बनता है, 1200 और 200 टोटल। हम इस अप्रोच पे चलेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे कर लें, भाई दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन हमारी अप्रोच मैंने पहले बता दी, ठीक है ना। मैंने ये क्या किया है, मैंने ये ओवर टाइम का प्रीमियम निकाला है। 200 क्या है, ओवर टाइम है। 200 क्या है, प्योरली सिर्फ ओवर टाइम। आप कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर आप ऐसे करें, आप यूं बोलें कि 12 आवर्स जो हैं उनका आपने, सॉरी अच्छा वो 8 घंटे थे, ठीक है, 8 घंटे इंटू 100 करें और 4 घंटे इंटू 150 करें। ये ना आगे जाके सवालों में मुश्किल पेश आ जाती है इससे, क्योंकि ओवर टाइम का प्रीमियम हमें अलग से चाहिए होता है ना, तो इसमें ओवर टाइम प्रीमियम आपको नज़र नहीं आ रहा अलग से, आंसर वही आएगा, ये 800 है और ये बेटा निकल जाओ तुम, मैं कहना जी, अब हमें नहीं आ रही जी, 600 कितना आ गया जी, तो देखो आंसर सेम है ना। अब मैंने क्या कहा, 12 घंटे काम किया इसने, जिसमें से 8 घंटे नॉर्मल थे, 8 आवर्स नॉर्मल, और एट द रेट ऑफ
100 एट द रेट ऑफ ₹100। ये मेरा सवाल बन गया ना, पहला सवाल। और 4 आवर्स ओवर टाइम के थे एट द रेट ऑफ ₹150। अब ये 4 और 8 इस तरह से करके 1400 निकालें, या देखें 12 हमने ओवर टाइम के घंटों में भी बेसिक तो देनी ही देनी है। ओवर टाइम का प्रीमियम उस बेसिक की ओवर एंड अबव होता है। तो हम इस तरतीब पे चला, मैं इस तरतीब पे चला करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, हर तरह की कैलकुलेशन है, आंसर पे पहुंचना है ना, ठीक है। तो हम इस तरह से चला करेंगे कि जितने भी घंटे टोटल बनेंगे इंक्लूडिंग ओवर टाइम, उसको बेसिक रख लेंगे और ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो अलग से निकाल लेंगे। अब ओवर टाइम प्रीमियम के लिए मुझे ओवर टाइम के आवर्स का पता होना जरूरी होगा, ठीक है ना। ये ऐसे मैंने यहाँ पर सवाल में दे दिए थे, ओके। तो ओवर टाइम कैसे निकला करेगा? ओवर टाइम में अब वेज कॉस्ट जो है, वेज कॉस्ट ओवर टाइम मैंने सिर्फ ऊपर क्या लिखा हुआ है? ओवर टाइम। मैंने ये नहीं लिखा बेसिक प्लस ओवर टाइम, गौर फरमाएं, ठीक है। तो वेजेस कॉस्ट ओवर टाइम की कैसे निकलेगी? ओवर टाइम की वेज कॉस्ट निकलती है वेज रेट जो है आपका, वेज रेट पर आवर प्लस प्रीमियम। नहीं, नॉर्मली ये प्रीमियम परसेंटेज में गिवन होता है, मैं इसलिए ये प्रीमियम परसेंटेज लिख रहा हूँ। फॉर्मूला में कैसे गिवन होगा? वो यूं गिवन होगा, ओवर टाइम इज पेड, यूं लिखा होता है एट टाइम एंड अ हाफ, टाइम एंड अ हाफ, ऐसे देखा भी था हमने। या यूं लिखा होगा, और ओवर टाइम इज पेड एट 150%, 1.5%। तो ये इस तरह से लिखा होता है। तो टाइम एंड अ हाफ का मतलब जो वो 0.5% है, वो जो 50% 100 से ऊपर वाला है, ये ओवर टाइम का प्रीमियम है। तो यूं परसेंटेज गिवन हुआ करती है, असल में 50 रुपए गिवन नहीं होते, इसलिए मैंने यूं लिख दिया कि प्रीमियम परसेंटेज गिवन होगी। अब जब वेज रेट इनटू प्रीमियम परसेंटेज करोगे, ये मेरी एग्जांपल के अंदर वेज रेट कितना है? 100, और प्रीमियम परसेंटेज कितनी है? यानी इसके बाद इस ब्रैकेट का आंसर क्या आ गया? नाउ दिस इज ओवर टाइम प्रीमियम, दिस इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कौन से आवर्स के साथ? सोच के बताना। ओवर टाइम के आवर्स के साथ, ओवर टाइम आवर्स। लो जी, ये फॉर्मूला बन गया आपका ओवर टाइम के प्रीमियम को कैलकुलेट करने। मुश्किल या आसान? टॉपिक बहुत आसान है जी, सही है जी। तो ओवर टाइम की वेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे जी हम? ये देखो, अब मैंने कहा हम किस तरतीब पे चल रहे हैं, ये वाली। तो इसमें मैंने पूरे 12 घंटे उसको बेसिक दे दिया है, इसलिए मैं ओवर टाइम का ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूं। वरना तो फिर आप इस तरफ आएंगे तो फिर आपको बेसिक प्लस, यहां पे भी फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? ओवर टाइम की कॉस्ट क्या होगी? बेसिक प्लस। लेकिन मैंने सिर्फ क्या लिया है? ओवर टाइम बेसिक पे करेंगे तो ओवर टाइम, सिर्फ ओवर टाइम का प्रीमियम ले रहा हूं मैं। यहां पे लिख दूं, यहां पे ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम का प्रीमियम, ये यानी कि सिर्फ ओवर टाइम है। बेसिक तो इसमें भी दिया ना, बेसिक तो उसको वैसे, चलो ओवर टाइम ही लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे जी। वेजेस कॉस्ट में, वेजेस कॉस्ट में ओवर टाइम की कॉस्ट। अच्छा जी, पता नहीं भाई ने क्या कहा, स्मेल आनी बन रही। अच्छा जी, उसके बाद एक चीज़ होती है कि हम इनको बोनस देते हैं एफिशिएंसी का। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम डिफरेंशियल, वो पीस रेट सिस्टम के अंदर जो डिफरेंशियल चला रहे थे, यहाँ पर भी एफिशिएंसी बोनस रखा जाता है। और यहाँ पर वो बोनस कैसे होता है भाईजान? देखें, ये जो एक मार्कर है ना जी, एक मार्कर, ये एक मार्कर बनाने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है 30 मिनट। तो 2 मार्कर के लिए 1 घंटा। अब 10 मार्कर्स के लिए कितना टाइम बना? 5 घंटे 10 मार्कर्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था। हमारा एक वर्कर उठा और उसने ये 8 घंटे में बना दिए। 10 घंटे वाला काम अपनी एफिशिएंसी, अपने, अच्छा सॉरी 5 वाला था, 4 में, 5 घंटे का काम 4 घंटे में कर दिया। मैंने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, तुमने 1 घंटा सेव कर लिया है, तुम्हें इस 1 घंटे का हम एफिशिएंसी बोनस देंगे। क्या देंगे जी? तो ये भी मोटिवेट करने के लिए होता है कि बंदे जो है वो मुंह ध्यान लग के काम करें। स्टैंडर्ड जो सेट किया जाता है वो रियलिस्टिक होता है, लेकिन ये नहीं कि उससे कम पे काम नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस लोग, तजर्बे वाले लोग, मेहनती लोग, वो उसको कम टाइम में काम, एफिशिएंटली जो काम करेगा वो कम। तो 5 घंटे वाला काम किसी ने 4 घंटे में कर लिया, 10 घंटे वाला काम किसी ने 8 घंटे में कर लिया। तो जो 2 घंटे हमारे बचे हैं, वो 2 घंटे में फ़ायदा हो गया ना, वो 2 घंटे कहीं और काम करके हम कुछ और करवा लेंगे। अब वो ये टाइम बचा कर ये ना कहे यार मैनू की लभ्या, आराम से काम करता है, ऐसे और अगले काम लगा दिया। तो उसको मोटिवेटेड रखना है हमने। हम कहेंगे यार ये जो टाइम इसने तुमने बचाया है, इसका तुम्हें हम बोनस पे करेंगे, ताकि अगली बार ही वो टाइम बचाए। उसका टाइम बचना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम आगे उससे कोई और काम करवा लेंगे।
और अगर हम उसको इस टाइम के बचाने पर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। वो क्या कहेगा, यार जैसे मैंने देखो ना 10 घंटे वाला काम 8 घंटे में किया है, मुझे नए काम लगा दिया है। वही मैं आराम से काम करता, बीच में जो है वो मैं चाय सिगरेट भी कर लेता थोड़ी सी, 1 घंटा 1.5 है जी, तो मैंने ये मुंह ध्यान लग के काम किया है, तो मैं ना अदर घूमने फिरने ज़्यादा गया हूँ, ना दूसरों से बातें की हैं, इतना मैं थक भी गया हूँ और मुझे मिला क्या, मुझे अगला काम। तो इसलिए मोटिवेट रखने के लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी बोनस देते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी बोनस जो है वो उसके लिए हम वेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, सिर्फ उसी का मैं सिर्फ बोनस निकाल रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, आपने जैसे ही ओवर टाइम प्रीमियम मेरे साथ निकलवाया, बल्कि मैंने आपके साथ निकलवाया, अब आप मेरे साथ एफिशिएंसी बोनस निकलवाएं। ये भी इसी तरह से ही होता है। सवाल के अंदर लिखा होगा कि आपका जो ओवर टाइम ये एफिशिएंसी का बोनस है, ये लेट्स से 25% ऑफ बेसिक या नॉर्मल पे है। नॉर्मली इस तरह से, जैसे ये क्या मैंने बोला था भाई, 50% 4 आवर्स ओवर टाइम है, यूं लिखा होता है सवाल के अंदर ना कि ओवर टाइम प्रीमियम इज, मैं अगर यूं लिख दूं आसानी के लिए, ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% एंड बोनस इज 20। तो ये 50% हो या 25% हो, हमेशा किसका होता है, बेसिक पे। हमेशा किसका होगा, बेसिक पे। आपने उससे कहा कि यार 100 रुपये तो तुम्हारा पर आवर रेट है, लेकिन अगर तुमने कोई टाइम बचा लिया तो जितना टाइम बचाओगे, मिसाल के तौर पे 1 घंटा बचाया तो 25 रुपये तुम्हें एक्स्ट्रा, 2 घंटे बचाओगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा, 3 घंटे बचाओगे तो, अब उसका टाइम जो है वो आगे कहीं जाकर काम करेगा तो वो तो उसको मिल ही रहा होगा पैसा, लेकिन ये टाइम बचाने के भी उसको हमने थोड़े से पैसे दे दिए, इससे वो मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है ना। तो वेजेस कॉस्ट अगर हमने निकालनी है, एफिशिएंसी बोनस निकालना है वेजेस कॉस्ट का, असल में ना वेजेस कॉस्ट का पार्ट क्या क्या है, बेसिक पे, ओवर टाइम और बोनस, ये तीनों मिलकर टोटल वेजेस की बनती हैं। तो मैंने जब बेसिक पे ली ना, तो इसमें मैंने टोटल आवर्स ले लिए हैं, इसमें मैंने ओवर टाइम वाले, टाइम सेव्ड वाले सब कुछ ले लिया, टाइम सेव्ड सॉरी नहीं आता, ठीक है, ओवर टाइम वाले सारे आवर्स टोटल ले लिए हमने, वो टाइम के हमने बेसिक पे कर दी। उसके बाद अगर कोई ओवर टाइम प्रीमियम है तो वो भी वेज कॉस्ट में ऐड किया है, अब बोनस वगैरह वो भी, अभी मैं आपको टेबल बना देता हूँ और सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल चलो गुजारा कर लो, अगर ना भी समझ आए तो आपकी वेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, उसी तरह से नकल मुझे करने देना। वेज रेट पर आवर इनटू, अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, ओवर टाइम प्रीमियम, यहाँ पे क्या लिखा था, ये ओवर टाइम परसेंटेज, प्रीमियम परसेंटेज नहीं, आप बोनस की परसेंटेज, प्रीमियम की परसेंटेज जैसे 50% थी तो बोनस की परसेंटेज। अब जब आपने ये इस तरह से कर लिया, लेट्स से 100 रुपये था तो बोनस की परसेंटेज 25% लगी तो कितना बन गया, 25 रुपये। अब 25 रुपये क्या है, एफिशिएंसी बोनस है, जितने आवर सेव हुए, यहां पे जितने ओवर टाइम के आवर्स थे उससे हिसाब से पे कर दिया ओवर टाइम, यहां पे जितने आवर्स सेव हुए उस हिसाब से पे कर दिया हमने, तो टाइम सेव्ड, आवर्स सेव्ड या टाइम सेव्ड जो भी लिख लें। ठीक है जी, लें जी, इसको हमें छोड़े मत, दफा करें इसको, नहीं बताऊंगा, ठहर जाओ, मैं 1 मिनट बताता हूँ, पूछो। नहीं सेव नहीं किया, वो सेव किया कहीं और लगेगा, तो वहां पे उसको वो 100 रुपये मिल जाएगा, काम करने के उसको पैसे देने हैं। लेकिन देखो ना, अब उसने 5 घंटे ही काम किया, 5 घंटे के उसको 500 मिल गया, लेकिन जो 1 घंटा पीछे बचा के उसने काम में हमें फायदा दिया था, वो 25 रुपये एक्स्ट्रा घर लेके जा रहा है उसके, यानी उसने 5 घंटे के लोगों ने 500 लिए, उसने 5 घंटे के 525 लिए। बेटा 1 घंटा उसने पिछले काम से सेव किया है ना, अब अगर वो घर चला गया तो उसने अगला काम नहीं किया, तो उसने फिर 4 घंटे के पैसे लेने और 25 रुपये वो बोनस लेके जाना। ठीक है ना, अगर मिनिमम आपने 5 घंटे उसको नहीं वेज रेट देनी, तो मिनिमम भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो तो कहीं पर भी आ जाता है। अच्छा जी, ये एक छोटा सा टेबल मैं अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, हम इसको इस तरह से लेके चला करेंगे, फिर टेबल आ गया है जी। वेजेस की कॉस्ट रुपीज़ के अंदर निकलेगी, इसमें बेसिक पे, मैं वही फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूँ ज़रा, ठीक है ना। बेसिक पे क्या होगी जी, ऊपर से उठा कर दिखाओ, वेज रेट पर आवर इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स,
इंटू टोटल, इतना खुला खुला क्यों लिख रहे हो, चाहे पांच जगह नहीं बांधी थी, वेज रेट पर आवर इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स। ठीक है जी, ये भी आगे जा सकता है थोड़ा सा, ऐसे ही इधर खुला डुल्ला आके ऐसे मौजें कर रहा है, इसको भी आगे ले जा सकते हैं जी। लो जी, फिर टेबल आ गया जी, टेबल बड़े पसंद है हमें। पहाड़े हैं इस बेसिक पे में, जब मैंने यहाँ पर देखो, ये ध्यान की बात क्या है, मैंने टोटल एक्चुअल आवर्स ले लिए यहाँ पे। अब अगर को ओवर टाइम भी इसने लगाया है तो ओवर टाइम वाले आवर्स भी मेरे इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, पार्ट 2 शुरू करना है, कर लें।